हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानियों की श्रृंखला में उनकी कहानी हादसे और हौसले। तो शुरू करें कहानी। मेहंदी तो बहुत प्यारी लगाई है, अनुजा ने रीना की हथेली सहलाते हुए पूछा। किस खुशी में? मेरे ममेरी भाई की शादी है ना 24 को। कल उसका लेडीज संगीत था और आजकल तो लेडीज संगीत में मेहंदी इज़ अ मस्ट। कोई 7-8 लड़कियां बुलवाई थी मामी ने। धत तेरे की, मैं तो सोच रही थी तुम कोई खुशखबरी सुना रही हो। वो पिछले हफ्ते जबलपुर से लोग बाग आए थे, उसका क्या हुआ? होना क्या था, उनके यहाँ से तो हाँ आ गई थी, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? उसकी सैलरी पता है, सिर्फ 35,000, 35,000 ओनली। बताओ, इतने में गुजारा होता है आजकल? मुझे तो किसी को बताने में भी शर्म आएगी। अनुजा कुछ बोली नहीं, सिर्फ उसे घूरती रही। ये अब तुम मेरे घर वालों की तरह शुरू मत हो जाना। हमारी दादी जी बोली, तेरे दादाजी तो 350 पर रिटायर हुए थे। माताश्री बोली, मेरी शादी हुई तब तेरे पापा की तनख्वाह सिर्फ 1,500 थी। अरे किस ज़माने की बात कर रही हो भाई? आज तुम अपनी काम वाली बाई को 1,500 दे रही हो। तुमने वो दिल्ली वाला प्रपोज़ल नाहक रिजेक्ट कर दिया। लड़के की सैलरी भी अच्छी थी और पिता का बिजनेस भी था शायद। तुम्हें बताया तो था, 3-3 अनब्याही बहनें थीं। उनको निपटाते निपटाते ही आधी ज़िंदगी गुजर जाती। अपनी लाइफ कब एंजॉय करते? और सिर्फ शादी पर ही तो सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, ज़िंदगी भर करना पड़ता है। तुम तो कोई इकलौता बंदा ढूंढ लो। वो भी देख चुकी हूँ। नासिक का प्रपोज़ल था, लड़का इकलौता था, पर घर एकदम बाबा आदम के ज़माने का। डोनोवेट कराएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इकलौते चिराग हैं तो अलग रहने का सवाल ही नहीं उठता। रीना, आजकल तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों? ये जबलपुर वाला कितने नंबर का था? 16वां। क्या? मुझे डर लग रहा है हालत कहीं कविता मैडम जैसी ना हो जाए। ए, दोस्त होकर ऐसी बद्दुआ तो मत दो। कहते हुए रीना उठ खड़ी हुई। कुर्सी सरकाते हुए जैसे ही उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे तो जैसे लकवा मार गया। कविता मैडम ठीक बगल वाली मेज पर बैठी थीं। वे कब आईं उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने उन्हें साथ ही देखा और उनके पसीने छूट गए। हेलो, कविता मैडम ने अपने हमेशा वाले अंदाज में विश किया। बाहर की राह ली। कैंटीन का कांच वाला दरवाज़ा ठेल कर वे बाहर आईं और कुछ क्षण खड़े रहकर खुलकर सांस ली। दिल दोनों के बुरी तरह धड़क रहे थे। उन्होंने सुन लिया होगा क्या? कितना सुना होगा? कम से कम बद्दुआ वाली बात तो ज़रूर ही सुनी होगी। तुम्हें उनका नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ तुम्हें वार्न करना चाहा था, इसलिए उनका उदाहरण दे डाला। अनुजा ने रुआंसे स्वर में कहा। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना। नो पर्सनल टॉक इन कैंटीन। रीना दिन भर परेशान रही। कविता मैम उसकी इमीडिएट बॉस नहीं थी, पर सीनियर तो थीं। उन्हें नाराज़ करना किसी भी तरह हितकारी नहीं था। अनुजा पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने भी एक वेल विशर की तरह उसे समझाना चाहा था। वो इस तरह रिश्ते नकारती चली गई तो एक दिन सचमुच उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाएगी जहां गलत सलत समझौते करने पड़ेंगे। उसने तो पहले रिश्ते पर ही हाँ कर दी थी। स्वप्न जीवी उम्र थी वो। पर तब घर वाले विफर गए थे। अपनी सुंदर गुणी कमाऊ कन्या के लिए वे अच्छे से अच्छा वर चाहते थे। वो रिश्ता रीना की मौसी लाई थी। यहाँ से इनकार आने पर उनका मुंह सूज गया था। कहती थीं, देखती हूँ अब कौन सा राजकुमार आता है। राजकुमार न सही पर ढंग का आदमी तो हो। यहाँ तो एक से एक नमूने सामने आ रहे हैं। सैलरी का सवाल भी आजकल अहम हो गया है। पर्सनैलिटी भी तो कुछ मायने रखती है। हर किसी लल्लू पंजू के गले में तो जयमाला नहीं डाल सकती ना। कल को फिर यही लोग कहेंगे कि ऐसा ही करना था तो वो अमुक तमुक क्या बुरा था। पहले तो इन लोगों ने सपनों को हवा दी है और अब यही लोग परेशान हो रहे हैं। फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि जो लड़का उसे पसंद आ गया उसी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कई कई दिन तक वो अवसाद से उबर नहीं पाती है। पंडित पुरोहित मित्र परिजन मैरिज ब्यूरोज सब जुटे हुए हैं, पर बात बनी नहीं रही है तो वो क्या करे। ऐसे में अनुजा ने कविता मैम का उदाहरण देकर उसे तो एकदम हताशा के गर्त में ही ढकेल दिया था। कविता मैम की शादी बहुत बड़ी उम्र में हुई थी, वो भी एक रिटायर्ड फौजी से जिसकी एक टांग नकली है। अगले कई दिनों तक वो कविता मैम के सामने पढ़ने से कतराती रही, पर एक दिन उनके सामने जाना ही पड़ा। अकेली नहीं थी वो, सेक्शन के सारे लोग उसके साथ थे। उस दिन सबको अपनी मेज पर एक खूबसूरत कार्ड मिला था। कविता मैम की शादी की 5वीं वर्षगांठ का निमंत्रण था। बधाई देना तो जरूरी था। सब लोग दल बांध कर उनके केबिन में पहुंचे थे। वे हंसकर बोली, शादी की सालगिरह का तो बहाना है,
दरअसल घर को रेनोवेट किया है, उसी की पार्टी है। मैम, इससे तो अच्छा था आप नया घर ले लेती। पुराने वाले को रेनोवेट कराने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है और पैसा भी, फिर भी पुराना लुक तो जाता ही नहीं, अलका ने कहा। मेरी भी यही इच्छा थी, पर क्या करूं, मैं घर को छोड़ना चाहती हूं, पर वो मुझे नहीं छोड़ता। मतलब? वे हंस दी, अपनी स्वच्छ निर्मल हंसी। बोली, शादी के बाद मैं अपने फ्लैट में रहने चली गई थी। मुश्किल से 2 साल रह पाई थी कि माँ गुजर गईं। पापा के लिए घर लौटना ही पड़ा। फिर पापा चले गए। अमेरिका वासी दोनों भाई उस मौके पर आए थे। बोले, हमें तो वापस लौटना नहीं है, ये घर आज से तुम्हारा हुआ, चाहे बेचो चाहे रख लो, तुम्हारी मर्जी। तो इसे माँ पापा का आशीर्वाद समझकर मैंने रख लिया। मैम, कुछ मदद करवानी हो तो कहिएगा, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। यूँ तो हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, पर आओगी तो अच्छा लगेगा। बाद में सबने अलका को खूब आड़े हाथों लिया। इतना लल्लो चप्पो करने की क्या ज़रूरत थी? कर्टसी है भाई, मेरी बॉस हैं वो, और उसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं, इतना तो बनता है। तुम लोगों पर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही है। काफ़ी ना नुकुर के बाद तय हुआ कि पार्टी वाले दिन सब लोग अलका के घर इकट्ठा होंगी और साथ ही जाएंगी। वे लोग पहुंची तब लॉन में कैटरर के आदमी बिखरे पड़े थे। कुर्सी टेबलों का चादरों का ढेर लगा था। मैम के पति उन लोगों को भीतर लिवा ले गए। रीना ने उन्हें पहली बार देखा था। काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। देखकर पता ही नहीं लगता था कि उनकी एक टांग नकली है। मैम ने एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में उन लोगों का स्वागत किया। कमरे की सज्जा देखते ही बनती थी। अनुजा तो एकदम बोल पड़ी, मैम, कमरे का इंटीरियर तो बहुत प्यारा है, किससे करवाया? इस कमरे पर मैंने सबसे ज़्यादा खर्च किया है। ये मेरे पापा का कमरा है। जीवन के 14-15 साल उन्होंने इसी कमरे में गुजारे हैं। कैसे? सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक्सीडेंट में प्राण तो बच गए थे, पर कमर के नीचे का पूरा शरीर लुंज पुंज हो गया था। उनकी दुनिया इसी कमरे में सिमट कर रह गई थी। उस एक्सीडेंट ने उनका ही नहीं, हमारा भी जीवन बदल दिया था। पढ़ाई छोड़कर मुझे नौकरी करनी पड़ी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। भाई लोग पढ़ रहे थे। वे लोग अब कहाँ हैं? उस दिन बताया था ना, यूएसए में। बड़ा वाला इंजीनियर बना तो हमें कुछ आस जगी थी, पर वो बाहर जाने की फिराक में था। 1-2 साल उसने यहाँ नौकरी की और अमेरिका चला गया। सिर्फ शादी के लिए एक बार आया था, और दूसरी बार पापा की मृत्यु पर। छोटा भी उसी की राह पर चला। उसने तो शादी भी वहीं की, बस पापा के मरने पर आया था। शायद इसीलिए मैम आपकी शादी बहुत लेट हुई ना? शिल्पी ने डरते डरते पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। पापा का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज हम शादी की 18वीं या 20वीं सालगिरह मनाते होते। मतलब आप सर को पहले से जानती थी? अनुजा ने पूछा। हाँ, कॉलेज से ही जानती थी। तय था कि पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों से बात करेंगे। हम दोनों के माँ बाप मना भी करते, तब भी शादी तो हमें करनी ही थी। पर विधि को कुछ और मंजूर था। पापा का एक्सीडेंट हो गया और मेरी दुनिया ही बदल गई। फिर मैंने जयदीप से कहा कि मेरा तो अब इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है, पर मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। शादी तो उन्होंने नहीं की, पर शायद डिप्रेशन में आकर आर्मी ज्वाइन कर ली। बरसों बरस हमें उनका पता ही नहीं चला। फिर एक दिन खबर मिली कि युद्ध में अपना एक पैर गंवा कर लौटे हैं। आर्मी के आदमी थे, तुरंत ही कृत्रिम पैर की व्यवस्था हो गई। पर आत्मविश्वास, वो तो चूर चूर हो गया था। वो कौन लौटा था? मैंने अपंगता को बहुत निकट से देखा था। उस पीड़ा को परोक्ष रूप से ही सही अनुभव किया था। सारा संकोच त्याग कर मैं उनके पास गई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जयदीप बहुत नाराज हुए। उनके अहम को गहरी ठेस लगी थी। बोले, मैं समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, आपको नहीं होगी, पर मुझे दया और सहारे की ज़रूरत है। इतने सालों से घर परिवार का बोझ ढोते ढोते मैं थक गई हूँ। आपको अब मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने सालों तक इंतज़ार किया है। बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया जा सका। बिना किसी टीम टाम के हमारी शादी हो गई। मैं उनके नन्हे से फ्लैट में आ गई। वे मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। पर अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती ना, वैसा ही हुआ। सालों साल पापा की सेवा करते करते माँ थक गई थी। बेटों के विदेश में बस जाने से टूट भी गई थीं। वे भीतर ही भीतर कितना खींच गई थीं, इसका पता तब चला जब वे एक दिन सोई तो उठी ही नहीं। बेमन से ही सही घर लौटना पड़ा। पापा को फ्लैट में ले जाना नामुमकिन था। जयदीप बड़ी मुश्किल से यहाँ रहने को तैयार हुए, पर पापा की उन्होंने जो सेवा की है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
उनके बेटों ने भी कभी ऐसी सेवा नहीं की होगी। बेटे तो खैर पहले ही भाग खड़े हुए थे, पापा के मरने के बाद ही लौटे आखिरी बार। मैम, कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? शिल्पा ने डरते डरते एक सवाल उछाल दिया। समय ही कहाँ था, और अब तो उम्र भी नहीं है। खेलने खाने की उम्र से जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोते ढोते थक गई हूँ। अब जाकर खुलकर सांस लेने का मौका मिला है। अब किसी नई जिम्मेदारी की कल्पना से ही रूह कांपती है। अब तो जो भी समय मिलेगा हम एक दूसरे को देना चाहेंगे। बहुत देर में ही सही एक दूसरे का साथ मिला है, उसे एंजॉय करना चाहेंगे। ओह व्हाट ए लव स्टोरी, लड़कियों ने कोरस में कहा। यह स्टोरी नहीं है बच्चों, जिंदगी की हकीकत है। शादी सिर्फ पे स्लिप की मिलान या डिग्रियों की जुगलबंदी नहीं होती। यह एक एग्रीमेंट है, एडजस्टमेंट है और एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है। और पनिशमेंट भी। सबने चौंक कर देखा। 3 पीस सूट में सजे जयदीप खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका खिला खिला चेहरा उनकी अपनी बात को झुठला रहा था। अरे वाह, दूल्हे मियाँ तो तैयार भी हो गए। हाँ, और अब आप भी अपने लेक्चर को फुल स्टॉप देकर अपना हुलिया सुधार लें, 7 बजने को हैं। बाप रे, बोलती है तो बोलती ही चली जाती है। पुअर गर्ल्स, दे मस्ट बी बोर्ड टू डेथ। नो सर, इट वॉज अ प्लेजर, सबने एक साथ कहा, और वो एकदम सच था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी हादसे और हौसले। कहानी आपको कैसी लगी मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी रोचक कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।